नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल पर प्रसारित सोया किसानों के लिए साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये जो तीसरा सप्ताह प्रारंभ हो चुका है जून महीने का और हम बोनी के लिए बिल्कुल तैयार है। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आप चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे उपयुक्त समय सोयाबीन की बोनी के लिए इसको माना जाता है जून महीने के तीसरे सप्ताह के बाद में हम लोग सोयाबीन की बोनी कर सकते हैं और ये जो उपयुक्त समय है जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक बहुत अच्छे से माना जाता है और इस पीरियड के दौरान बोनी करने से अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी बोनी करें तो कम से कम इतनी वर्षा हो, 100 मिलीमीटर वर्षा, ताकि बोनी के बाद में जो अंकुरित पौधे हैं सूखे की स्थिति में कोई नुकसान ना हो। और इस समय पे आप अपने स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि सोयाबीन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए देश में जो अलग अलग राज्यों में सोयाबीन की खेती की जाती है तो उसमें बोनी का उचित समय क्या है और उस क्षेत्र के लिए बीज दर क्या होना चाहिए, कतारों की दूरी क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि एक ही किस्म की खेती करने के बजाय अलग अलग समय में पकने वाली कम से कम 2 या 3 किस्में अपने खेत पे जरूर लगाएं और ये भी ध्यान में रखें कि ये जो किस्में हैं बिल्कुल भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड किस्में हो। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है जो कि सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। यहाँ पे ऐसे किसान आपको मिलेंगे कि साल में 2 या 3 फसलें लेते, सोयाबीन के बाद में आलू, लहसुन या प्याज की फसल लेते हैं और उसके बाद में गेहूं, चना लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में इन किसानों को कम समय में पकने वाली किस्म अधिक उपयुक्त रहेगी, जैसे कि एनआरसी 150 है, जेएस की 23-3 है, जेएस की 22-12 है, 22-16 ऐसी किस्में ले। और ऐसे किसान जो कि केवल 2 फसलें लेते हैं, सोयाबीन के बाद में सीधे गेहूं या चना लेते हैं, तो आप मध्यम समय में पकने वाली सोयाबीन की किस्म जैसे एनआरसी 142 है, जेएस की 2172 है, ऐसी किस्मों को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। महाराष्ट्र में अंतर्वर्ती फसल बहुत प्रचलन में है, लेकिन हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के किसान भी महाराष्ट्र के किसानों से थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें और उनके अनुभव से सीखे कि अंतर्वर्ती फसल लगाने से जो फसल के उत्पादन में या कीट या रोग प्रबंधन के उत्पादन में या जो शुद्ध लाभ है, मुनाफा, उससे किस प्रकार से हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो हम लोग खरीफ के मौसम में सोयाबीन के साथ में अन्य फसलें अंतर्वर्ती के रूप में लगा सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन के साथ में तुअर। और ये ऐसी स्थिति में जहाँ पे सोयाबीन के बाद में रबी की फसल ज्यादा नहीं चलती, यानी कि सोयाबीन की कटाई होने के बाद में भी तुअर की फसल या अरहर की फसल आपके खेत में खड़ी रहे। जो रबी की फसल तुरंत लेनी जानी है सोयाबीन के बाद में, वहाँ पे ऐसी अंतर्वर्ती फसल हमें लगाना चाहिए जो कि सोयाबीन के साथ ही साथ परिपक्व हो जाए, जैसे कि ज्वार है, बाजरी है। ऐसी कम समय में पकने वाली फसल हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ पे बागवानी क्षेत्र है, आम का बगीचा है, पपीते का बगीचा है, तो ऐसे बागवानी क्षेत्र में भी हम शुरुआत के कुछ वर्षों में सोयाबीन को उपयोग में ले सकते हैं। बात करेंगे कि सोयाबीन के बीज के बारे में। जो भी बीज आप लगाएंगे उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, यानी कि अंकुरण के लायक हो जाना चाहिए। यदि आपने 100 बीज अंकुरित करने के लिए रखे थे, उसमें से 70 बीज अंकुरित होते हैं, तो आपका बीज बहुत अच्छा है। इस समय पे आप एक तालिका देख रहे हैं, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दिखाई दे रही है कि बोनी के समय क्या है, बीज दर क्या होना चाहिए, कतारों की दूरी क्या होना चाहिए, उर्वरकों की जो मात्रा है वो भी आप इस समय पे दे सकते हैं। इसके विभिन्न कॉम्बिनेशन है, चाहे यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटाश, या डीएपी के साथ में सल्फर की मात्रा और पोटाश, और साथ में मिक्स फर्टिलाइजर जैसे 12-32-16 के साथ में सल्फर की मात्रा। ये संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस तालिका के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलेगी कि जब आप सोयाबीन में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, जैसे कि कहा गया है कि 25, 60, 40, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, ये सोयाबीन के 1 हेक्टेयर खेत के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसका रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज बनाया गया है कि जो कि लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, यूरिया 56 किलोग्राम, 350 से 400 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 67 किलोग्राम पोटाश। इसके साथ में डीएपी का भी कॉम्बिनेशन दिया गया है और मिश्रित उर्वरकों का ये अनुशंसित है। इसके साथ साथ यदि आप जो राइजोबियम पीएसबी कल्चर और उसके साथ में जो हमारे संस्थान द्वारा बनाया गया कंसोर्शिया उपयोग में लेते हैं बीज उपचार के समय पे, तो इन जो अनुशंसित उर्वरकों की मात्रा में 25% तक आप कटौती कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो डोजेस आपको दिखेंगे, ये आप इसको इतनी मात्रा में लेके
पैसे की बचत कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सोयाबीन की बीज दर है, कतारों की दूरी क्या होनी चाहिए और बीज को कितना गहराई पे बोना चाहिए और बोने की पद्धतियाँ। जहाँ पे कम समय में पकने वाली जो किस्म आप लगा रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आप बो सकते हैं और 5 से 7 सेंटीमीटर जो इसके पौधों के बीच में की दूरी होगी। और इसी के स्थान पे यदि आप 100 दिन में पकने वाली मध्यम समय में पकने वाली किस्म लेते हैं जैसे कि 2172 या NRC 142 तो उसको आप 45 सेंटीमीटर की दूरी पे और 5 से 10 सेंटीमीटर पौधों की दूरी पे आप बो सकते हैं। बीज दर भी आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि कम समय में पकने वाली किस्म है जिसको कि 30 सेंटीमीटर बोएंगे तो 80 से 90 किलोग्राम और मध्यम समय में पकने वाली किस्म है उसको 65 से 70 किलोग्राम आप बीज दर अपनाना चाहिए। बीज की गहराई 2 से 30 सेंटीमीटर। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपको ये बताई जा रही है कि जब आप बोनी करेंगे विशेष रूप से अल नीनो की स्थिति में इस साल जिसकी की संभावना दर्शाई जा रही है तो ऐसी स्थिति में फसल को प्रबंधन करने के लिए या सूखे की स्थिति में बचाने के लिए BBF, रिच फरो या रेज बेड वाली जो पद्धति है उसको उपयोग करेंगे तो हमारी फसल में होने वाले सूखे के कारण नुकसान की जो संभावना हम कम कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसे यंत्र नहीं है तो आप एक देसी तरीके से भी नाली निकालने का काम कर सकते हैं जैसे कि आपकी सुविधा के अनुसार 6 कतारों के बाद में या 9 कतारों के बाद में देसी हल चला के आप नाली निकालने का काम कर सकते हैं। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण बात करेंगे जो बीजोपचार की और सोयाबीन की फसल में बीजोपचार के लिए हमने जो तरीका बताते हैं FIR, फफूंदनाशक, कीटनाशक और राइजोबियम PSB कल्चर। और इसके लिए जो एक बहुत बढ़िया एक कॉम्बिनेशन आया है जिसका नाम है एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थायोफेनाइट मिथाइल और थायोमिथाक्सम। ये 3 दवाइयां इसमें मिली हुई है और लिक्विड फॉर्म में आता है। 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज इसकी मात्रा है। इसको यदि आप करते हैं तो आप बहुत बढ़िया से इसका बीजोपचार हो जाता है। और यदि आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे इस टेबल में आप बाकी दवाइयां भी आप देख रहे हैं जिसमें कि 1 फफूंदनाशक है या 2 फफूंदनाशक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो फफूंदनाशक के साथ में आपको अलग से कीटनाशक जैसे कि थायोमिथाक्सम या इमिडाक्लोप्रिड इनमें से कोई एक लेके बीजोपचार आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको हमेशा ये एक सीक्वेंस फॉलो करना है, फफूंदनाशक, कीटनाशक और फिर राइजोबियम या PSB कल्चर या उसके स्थान पे हमारा राइजोबियम PSB का या संस्थान द्वारा विकसित कंसोर्शिया। अब अंतिम बात करेंगे बोनी के समय पे खरपतवार नाशी का प्रयोग का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खरीफ की फसलों में खरपतवारों की मुख्य समस्या होती है और इसके लिए कई प्रकार की जो दवाइयाँ है बाजार में उपलब्ध है। कुछ दवाइयाँ ऐसे होती है कि बोनी से पहले ही हम खेत में डाल सकते हैं जो कि इसको छिड़काव करने के बाद में मिलाने के लिए कल्टीवेशन की जरूरत होती है। दूसरा वर्ग ऐसे कि बोनी के तुरंत बाद यानी कि 72 घंटे के अंदर इसका छिड़काव कर सकते हैं जो कि तुरंत बाद उपयोगी होता है। इस समय पे आप इनकी सूची अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।